हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हमारी मेडिकम 4th सेमेस्टर में चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए हमारी यूनिट सेकंड चल रही है और लास्ट वीडियो में जो हमने कवर करा था वो कवर करा था अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, या जिनको हम अल्फा ब्लॉकर्स बोलते हैं। तो मेथिसरजाइड तक यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। तो यहाँ तक कि आप सारी पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं। पूरी जो प्लेलिस्ट है ना उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड नोट्स पे आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं, वो है बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, या सिंपली बोलते तो बीटा ब्लॉकर एंड सार ऑफ बीटा ब्लॉकर। तो आज की इस वीडियो में केवल हम इतना ही देखेंगे, यानी कि बीटा ब्लॉकर क्या होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन और उनका सार वगैरह हम देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो वीडियो बचेगी ना उसमें लास्ट वीडियो में हम पूरा यहाँ तक कवर कर लेंगे, जो कि यहाँ पे 8-9 ड्रग दे रखी हैं, जिसमें प्रोप्रेनोलोल जो है उस पर स्टार लगा हुआ है, यानी कि उसकी सिंथेसिस वगैरह आ जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही ड्रग है। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं कई बार आ चुका है, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पिछले पेपर्स में कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि एक बार आया था कि डिस्कस द सार ऑफ बीटा ब्लॉकर एंड राइट द मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोपेनोलोल। तो ये एक 10 मार्क्स में आया था। ऐसे ही एक बार और आया था 7 मार्क्स में कि डिफाइन एड्रीनर्जिक ब्लॉकर एंड एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप स्टडीज एंड यूजेस ऑफ बीटा ब्लॉकर। तो ये 2 बार रिपीट हो चुका है। इसके अलावा तीसरी बार भी एक बार यहाँ पे पूछा गया था। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, जैसे कि आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ प्रोप्रेनोलोल एंड डिस्कस द सार ऑफ बीटा ब्लॉकर। तो ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम सिंथेसिस देखेंगे प्रोपेनोल की तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आगे हम डिस्कस करें तो देखिए स्टार्टिंग से जो अभी हम कवर कर रहे थे वो थी हमारी एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, यानी कि ऐसी ड्रग जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो भी रिसेप्टर होते हैं, जैसे अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर, उनको ब्लॉक करती हैं। तो उसका पहला टाइप जो कि अल्फा ब्लॉकर थी वो हम देख चुके हैं। सेकंड है बीटा ब्लॉकर, यानी कि ऐसी ड्रग जो बीटा रिसेप्टर से जो होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ये उनको ब्लॉक कर देती हैं। तो उन्हीं को हम बोलते हैं बीटा ब्लॉकर। तो सिंपली यहाँ पे लिखा है कि दीज आर दोज ड्रग विच वर्क्स बाय ब्लॉकिंग बीटा रिसेप्टर एंड एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ बीटा एगोनिस्ट। जो हमने बीटा एगोनिस्ट पढ़े थे तो सिंपैथोमिमेटिक एजेंट जो हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं सारी ड्रग, ये उनके इफेक्ट को भी ना अपोज करती हैं, बोले तो एंटागोनाइज करती हैं। तो ये होगी आपकी बीटा ब्लॉकर। तो इसके ना देखिए 3 टाइप्स होते हैं अगर हम उनका क्लासिफिकेशन करें अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे देखिए 3 तरीके से वो काम करती हैं। पहला है देखिए बीटा 1 सेलेक्टिव। देखिए मैं आपको याद दिला दूँ कि जो हमारे रिसेप्टर्स जो होते थे वो 3 टाइप्स के होते थे बीटा वाले। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें बीटा जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं बीटा 1 एंड बीटा 2 एंड तीसरा होता है बीटा 3। तो यहाँ पे जो मोस्टली जो एक्टिव यहाँ पे हमारी जो मतलब कि साइट्स हैं वो हमारी बीटा 1 एंड बीटा 2 ही होती हैं। बीटा 3 यहाँ पे इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे सिंपली हम बोल सकते हैं बीटा 1 सेलेक्टिव, यानी कि जो स्पेशली बीटा 1 पर ही सेलेक्टिव है, या बोले तो ऐसी ड्रग जो बीटा 1 से ही रिसेप्टर से बाइंड होती है और उन्हीं को ब्लॉक करती हैं, वो हमारी बीटा 1 सेलेक्टिव कही जाएंगी। तो लिखा है कि दीज ड्रग्स ओनली बाइंड्स विद बीटा 1 रिसेप्टर। एग्जाम्पल इसकी एटेनोलोल है, बिसोप्रोलोल है, मेटोप्रोलोल है, स्मोलोल है, वेटाजोलोल है। एक चीज़ नोटिस आप यहाँ पे कर रहे होगे कि यहाँ पे जो ओलोल जो सफिक्स जहाँ भी जुड़ जाता है वो हमारी ड्रग कहीं ना कहीं बीटा ब्लॉकर ही होती है। सभी के लास्ट में यहाँ पे ओलोल सफिक्स जुड़ा होगा। सेकंड जो है हमारी टाइप्स की ड्रग वो है बीटा 2 सेलेक्टिव, यानी कि ये स्पेशली बीटा 2 रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक करती हैं। जो हमारा सेकंड जो रिसेप्टर है बीटा 2 ये उसी को ही ब्लॉक करेंगी। तो एग्जाम्पल इसकी साल्मेटेरोल है और फॉर्मोटेरोल है। और यहाँ पे नेक्स्ट एक और टाइप है देखिए वो है नॉन सेलेक्टिव, यानी कि वो किसी के लिए भी स्पेशली सेलेक्टिव नहीं होती है। वो दोनों रिसेप्टर से बाइंड हो सकती है, वो बीटा 1 से भी बाइंड हो सकती है और बीटा 2 को भी वो ब्लॉक कर सकती है। तो सिंपली लिखा है कि दीज ड्रग्स कैन बाइंड विद बोथ बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर। एग्जाम्पल इसकी प्रोप्रेनोलोल है, मेटिप्रेनोलोल है, लेबेटोलोल है, कार्बिडिलोल है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको सिलेबस में दिखाऊं तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो 2 ड्रग हैं प्रोपेनोलोल एंड मेटिप्रेनोलोल, ये एंड लास्ट की जो ड्रग हैं लेबेटोलोल एंड कार्बिडिलोल, ये जो है हमारी नॉन सेलेक्टिव होती हैं। यानी कि देखिए स्टार्टिंग की 2 एंड लास्ट की 2 एंड बाकी जो बीच वाली जो है दोनों वो हमारी बीटा 1 ब्लॉकर होती हैं। बीटा 2 की जो ड्रग है इसके साल्मेटोरोल है, फॉर्मोटेरोल, वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। बाकी जो बीच में है एटेनोलोल, वेटाजोलोल, बिसोप्रोलोल, स्मोलोल, मेटोप्रोलोल, ये है सारी हमारे ड्रग बीटा 1 सेलेक्टिव। तो यहाँ पे सिंपली आप ऐसा ही याद रखना, यानी कि स्टार्टिंग की जो दो हैं वो हमारी नॉन सेलेक्टिव है, लास्ट वाली भी 2 नॉन सेलेक्टिव है और बीच वाली जो है हमारी वो बीटा 1 को ही ब्लॉक करती हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो है उनके मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग, या बोले तो वो कैसे काम करेंगी। सेकंड जो क्लासिफिकेशन आपने जो देखना है ना वो सारे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी कि आपको बहुत ईजी हो जाएगा सार को समझना।
तो यहाँ पे देखिए जो हमारी बीटा जो ब्लॉकर्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, एक है एराइल इथेनॉल अमीन एंड सेकंड वो है एराइल ऑक्सी प्रोपेनॉल अमीन। यानी कि बहुत ही सिंपल है, नेम से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इनके बारे में डिस्कस करूँ तो उससे पहले देखिए मैं आपको बता दूँ कि देखिए मैंने आपको एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ाया होगा अगर आपने फार्माकोलॉजी की वीडियो में देखी हो, या आपको पता भी हो कि एंटागोनिस्ट क्या होते हैं और एगोनिस्ट क्या होते हैं। तो सिंपली जैसे कि हमारा रिसेप्टर है, सपोज करो कि हमारा कोई रिसेप्टर है इस तरीके से, तो अगर हम बात करें ये हमारा एगोनिस्ट है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं एगोनिस्ट को दिखा देता हूँ, और ये यहाँ पे अगर बाइंड होता है यानी कि कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये सिंपली इस तरीके से यहाँ पे बाइंड होता है, तो ये जो है रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ पे हमारे कुछ एक्शन नजर आएगा, ठीक है। एंड जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें एंटागोनिस्ट की, तो उसकी भी स्ट्रक्चर सेम ऐसी ही होगी, जैसे कि मैं अब इसको ना थोड़ा क्रॉस चेन में कुछ इस तरीके से दिखा देता हूँ। ये हमारा एंटागोनिस्ट है, इसका भी शेप ऐसा ही है, स्ट्रक्चर ऐसा ही है, ये भी इसी रिसेप्टर से बाइंड होगा और ये रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं बल्कि ये डीएक्टिवेट कर देगा या बोले तो ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि एगोनिस्ट की जो स्ट्रक्चर होती है वो एंटागोनिस्ट के स्ट्रक्चर से ही डेराइव होती है, बोले तो उसी की जैसी होती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग की बात करें जब हमारी बीटा ब्लॉकर्स बनाई गई थी वो हमारी सिंपैथोमिमेटिक जो एजेंट थे, अगर आपने स्टार्टिंग में जो सारी सिंपैथोमिमेटिक जो ड्रग पढ़ी हो जैसे कि नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन, तो उन्हीं के स्ट्रक्चर से बनाई थी, क्योंकि अभी हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर एगोनिस्ट की होती है वही जो है सेम स्ट्रक्चर एंटागोनिस्ट की होती है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करना कि यहाँ पे जो हमारे कुछ बीटा ब्लॉकर्स होंगे उनकी जो स्ट्रक्चर है वो हमारे एगोनिस्ट की तरह ही होगी, तो उनको हम बोलेंगे एराइल इथेनॉल अमीन। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा। तो स्टार्टिंग के दिनों में देखिए सबसे पहले यही जो बीटा ब्लॉकर्स है उनकी मतलब प्रोडक्शन किया गया था, बोले तो वही डेराइव किए गए थे। सेकंड जो है वो तब तक नहीं आए थे। तो यहाँ पे आप एक यहाँ पे हिस्ट्री की तरह समझना कि यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे बीटा ब्लॉकर्स जो बनाए गए वो हमारे एराइल इथेनॉल अमीन थे। अभी हम सिंपल से समझते हैं कि देखिए जब हमने यहाँ पे सिंपैथोमिमेटिक एजेंट पढ़े थे तो उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर थी, अगर मैं उसको ड्रॉ करके आपको बताऊंगा, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हो, कि उसमें जो है एक इस तरीके से बेंजीन रिंग होती थी। बेंजीन रिंग में यहाँ पे 2 OH ग्रुप जुड़े होते थे, 2 OH ग्रुप और साइड में 2 कार्बन की चैन इस तरीके से CH2 और एक अमीन ग्रुप यहाँ पे होता था। और अमीन ग्रुप में भी कई बार ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होकर के, जैसे कि यहाँ पे अमीन ग्रुप इस तरीके से 2 हाइड्रोजन के साथ होता था, लेकिन कई बार एक ही हाइड्रोजन होता था, फर्दर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता था हाइड्रोजन को और यहाँ पे कार्बन अटैच हो जाता था इस तरीके से, और यहाँ पे फर्दर 1-2 ग्रुप और मिथाइल के यहाँ पे अटैच हो जाते थे। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर थी हमारी सिंपैथोमिमेटिक एजेंट की थी। अगर सेम ऐसी ही स्ट्रक्चर अगर हमारी एंटागोनिस्ट की बनती है तो वो हमारी जो एंटागोनिस्ट है ना वो हमारे एराइल इथेनॉल अमीन कहे जाएंगे। एराइल कहने का क्या मतलब होता है, देखिए नेम से समझिए। एराइल का मतलब होता है जो आपकी फिनाइल रिंग होती है, एरोमेटिक जो रिंग होती है वो हमारी एराइल रिंग कही जाएगी, ठीक है। दूसरा है इथेनॉल। इथेनॉल कहने का मतलब है यानी कि यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 और 2, या इधर से गिन लो 1 या 2, यानी कि मैथ और एथ, ये आपने पढ़ा होगा। एंड यहाँ पे OH ग्रुप भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होकर के जोड़ा पड़ा है, यानी कि ये हमारा इथेनॉल है, यानी कि एराइल इथेनॉल, और यहाँ पे आपका अमीन ग्रुप यहाँ पे जोड़ा पड़ा है। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर वो आपकी बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी कौन सी बीटा ब्लॉकर की, और कौन से बीटा ब्लॉकर की, वो हमारे एराइल इथेनॉल अमीन वाले, ठीक है। अभी मैं आपको क्लियर करूँगा, आप थोड़ा वेट करना, आपको सारा कुछ ना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें देखिए सबसे पहले जो हमारी बीटा ब्लॉकर बनाई गई थी उसका नाम है वो है डाईक्लोरो आइसोप्रोटेरेनॉल, जिसमें आप स्ट्रक्चर देखोगे सेम। देखिए यहाँ पे आपकी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे बेंजीन रिंग में सिंपली 2 Cl ग्रुप अटैच हो चुके हैं। जहाँ पे जो हमारे सिंपैथोमिमेटिक में 2 OH ग्रुप होते थे वहीं OH ग्रुप को हटाया और यहाँ पे Cl ग्रुप जैसे ही लगाए तो वहाँ पे एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो होने लगी। मतलब सबसे पहले ऐसे ही ये डेराइव की गई थी। उसके बाद देखोगे सिंपली यहाँ पे 2 कार्बन है, अमीन ग्रुप है, और फर्दर यहाँ पे और सब्स्टिट्यूशन हुआ पड़ा है। तो ये जो है ना आपका डाईक्लोरो आइसोप्रोटेरेनॉल है। तो ये जो हमारी सारी जो ड्रग हैं जो सिंपली ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिनकी, वो हमारी एराइल इथेनॉल अमीन कही जाती हैं। तो इसके एग्जांपल इसके डाईक्लोरो आइसोप्रोटेरेनॉल है, सोटालोल है, लेबेटोलोल है, प्रोनेथैलोल है। ये जो है इस कैटेगरी की ड्रग है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इस कैटेगरी में से केवल एक ही ड्रग है जो कि आपकी लेबेटोलोल। लेबेटोलोल जो मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर रखा है, तो इस कैटेगरी की ड्रग लेबेटोलोल है। बाकी जो सेकंड जो कैटेगरी है, मतलब ये जो हमारी ड्रग थी ना बीटा ब्लॉकर, वो काफ़ी इफेक्टिव नहीं थी। मतलब उनका इफेक्ट तो था लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वो नहीं थी। तो आगे जैसे ही हम सार वगैरह पढ़ते हैं, बोले तो जब डेवलपमेंट होता है ड्रग का, तो उसके स्ट्रक्चर में कई सारे चेंजेस किए जाते हैं। तो चेंजेस के दौरान देखा गया कि अगर हम एक छोटा सा और ग्रुप, जैसे कि जिसका नाम है वो है एराइल ऑक्सी ग्रुप, यानी कि OCH2
ये जो है इसको आप जरूर से ध्यान रख लेना कि अगर हम इस छोटे से ग्रुप को या बोलते एक छोटे से ब्रिज को एराइल रिंग और दो कार्बन जो थे उनकी अगर चैन के बीच में अगर हम जोड़ दें तो एंटीगोनाइजिंग या बोलते जो एंटागोनिस्ट की जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंट हमारी ड्रग बनेगी। तो सिंपली कुछ नहीं हुआ है, ये जो हमारी जो पहली बेसिक स्ट्रक्चर जो आई थी सिंपैथोमिमेटिक एजेंट से, उसी में जो हमारी एराइल जो रिंग होती है उसके बीच में और कार्बन जो है तो यहाँ पे उसके बीच में एक दूसरा ग्रुप, एक न्यू ग्रुप एराइल ऑक्सी ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो बेंजीन रिंग है या बोलते तो एराइल ग्रुप है यहाँ पे। OCH2 यानी कि इससे की वजह से एंटागोनाइजिंग जो एक्टिविटी वो इंक्रीज हुई है वो यहाँ पे जोड़ा गया है ड्रग के डेवलपमेंट के दौरान। और यहाँ पे ये जो है CH2 यानी कि सेम वही है आपका अमीन ग्रुप और यहाँ पे फर्दर सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे इस तरीके से डेवलपमेंट के दौरान जो है हमारी दूसरी टाइप्स की जो बीटा ब्लॉकर्स हैं यहाँ पे डेवलप हुई, जिनका नाम है एराइल ऑक्सी प्रोपेनोल अमीन। तो यहाँ पे ये जो भी हमारी ड्रग है उसकी जो स्ट्रक्चर उसके नेम से आप सारा कुछ समझ सकते हैं कि एराइल ऑक्सी कहने का मतलब है कि एराइल ग्रुप यानी कि बेंजीन की रिंग, यहाँ पे आपको एरोमेटिक रिंग नजर आ रही है, उसमें जो O ग्रुप जड़ा है उसकी वजह से इसका नाम बन गया एराइल ऑक्सी। बाकी प्रोपेनॉल, यहाँ तक आप देखोगे प्रोपेनॉल किसको हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पे 3 कार्बन अब अटैच हो गए हैं 1 2 3 मैथ एथ प्रोप। तो यहाँ पे प्रोप बोलते हैं 3 कार्बन को और यहाँ पे OH ग्रुप भी जुड़ा है तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेनॉल। एंड बाकी यहाँ पे आपका अमीन है, फर्दर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है। तो एराइल ऑक्सी प्रोपेनॉल अमीन। तो यहाँ पे वो क्लियर हुआ कि जो आपकी बीटा जो ब्लॉकर्स है ना वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो 2 टाइप्स की होगी। सबसे पहले एसिड ड्रग डेवलप की गई थी जिनको हम एराइल इथेनॉल अमीन बोलते हैं। फर्दर उनमें चेंजेस करके और पोटेंट ड्रग और मोर इफेक्टिव ड्रग यहाँ पे डेवलप की गई सिंपली एक छोटे से ग्रुप को ऐड करके। तो ये हमारी एराइल ऑक्सी प्रोपेनॉल अमीन कही गई। अब इसकी जो ड्रग है उनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सारी जो ड्रग हमारी मोस्टली सिलेबस में है वो इसी कैटेगरी की हैं, जैसे कि प्रोपेनोल है, मेटिप्रोनोल है, एटिनोल है, विटोक्सोलोल है, बिसोप्रोनोल है, स्मोलोल है, मेटोप्रोलोल है। तो इसकी सिंपली मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि लेबेटोलोल को छोड़कर बाकी जो भी सारी ड्रग है वो हमारी एराइल ऑक्सी प्रोपेनोल अमीन ही है, मतलब उनकी स्ट्रक्चर में OCH2 ग्रुप अटैच है। जिसकी भी स्ट्रक्चर में OCH2 या बोले तो एराइल ऑक्सी ग्रुप अटैच हो जाता है वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है और वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी। और जिसकी स्ट्रक्चर में ये OH2 ग्रुप नहीं है वो हमारी दूसरी ड्रग कही जाएंगी यानी कि एराइल इथेनॉल अमीन कही जाएंगी, जिसका एग्जांपल हमारा लेबेटोलोल है। और बात करें यहाँ पे देखिए अगर सार की तो मोस्टली जो ड्रग है ना वो इसी कैटेगरी की यानी कि वो एराइल ऑक्सी प्रोपेनोल अमीन है। तो अगर हमने सार को बताना है तो देखिए सार होता क्या है, यानी कि जो भी हमारी जो ड्रग है उसके स्ट्रक्चर में हम चेंजेस करेंगे, जो भी ग्रुप है उनको अगर हम हटा करके देखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसकी एक्टिविटी वो हमने बताना होगा। अपने पिछली वीडियो देखी होगी सिंपैथोमिमेटिक एजेंट का जब हमने सार बताया था तो वहाँ पे सारा पॉइंट हमने जो मतलब बेसिक था वो हमने कवर कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होगी ना हमारी जो बीटा ब्लॉकर्स की वो यही वाली स्ट्रक्चर होगी, यानी कि आपकी एक एराइल ग्रुप होगा यानी कि एक बेंजीन की रिंग होगी या नैफ्थैलीन की रिंग हो सकती है, मतलब यहाँ पे 2 रिंग भी हो सकती हैं, मतलब होना चाहिए वहाँ पे एरोमेटिक रिंग। इसके अलावा यहाँ पे एराइल ऑक्सी ग्रुप होगा, एराइल ऑक्सी ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, OCH2 बीच में होना ही चाहिए। 2 कार्बन होंगे जो कि अमीन ग्रुप से अटैच है। तो ये आपका जो अमीन ग्रुप है एक फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के जो जस्ट में साइड में जो कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, दूसरा जो कार्बन जो उसके साइड में होता है उसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पे भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा OH ग्रुप से एंड लास्ट में अमीन ग्रुप भी सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो ये जो ना बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखिए बात करें सार की तो अगर आपने देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अभी देखा हो तो मोस्टली जो सार पूछा जाता था वो प्रोपेनोल का ही पूछा जाता था, या बोले तो बीटा ब्लॉकर का सार बताइए और प्रोपेनोल की सिंथेसिस बताइए। तो उसी के साथ में अपने प्रोपेनोल की सिंथेसिस या बोले तो उसके स्ट्रक्चर से ही सार बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना वो प्रोपेनोल की ही रखी है क्योंकि उसके ऊपर स्टार भी लगा हुआ है और वो ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो कई बार यहाँ पे पूछी भी गई है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है ना वो सिंपली इसी से डेराइव है, मतलब कि एक यहाँ पे एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए, एक यहाँ पे एराइल ऑक्सी ग्रुप होना चाहिए, कार्बन की यहाँ पे चैन होनी चाहिए और एक अमीन ग्रुप होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे जो एरोमेटिक रिंग है वो फिनाइल की रिंग नहीं है बल्कि नेफ्थाइल रिंग है, मतलब जो नेफ्थलीन जो होता है वो यहाँ पे अटैच है और उससे फिर एराइल ऑक्सी ग्रुप यानी कि OCH2 ग्रुप जो कि काफ़ी इफेक्टिव होता है एंटागोनाइजिंग एक्टिविटी के लिए वो यहाँ पे अटैच्ड है। तीसरे यहाँ पे 2 कार्बन है और लास्ट में आपका अमीन ग्रुप है जो कि फर्दर सब्स्टिट्यूटेड है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ना आपने ड्रग के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए स्ट्रक्चर आपको आनी ही चाहिए, अदरवाइज आप सार को लिख ही नहीं सकते। और सार को लिखना है ना अगर आप पे स्ट्रक्चर आ जाए तो बहुत ही सिंपल हो जाता है उसको बना करके लिखना। जैसे कि यहाँ पे प्रोपेनोल है तो यहाँ पे प्रोपेनोल में जो भी यहाँ पे ग्रुप अटैच हुए पड़े उस पर आप एक नंबर डालो। जैसे कि आपको जो पहला नंबर मैंने यहाँ पे डाल रखा है वो हमारी एरोमेटिक रिंग, यानी कि पहला पॉइंट हम इसके ऊपर लिखेंगे, यानी कि ये जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और अगर इसको हम हटा दें या नहीं हटाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा एक्टिविटी पे। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा हमारा एराइल ऑक्सी ग्रुप है, दूसरा पॉइंट हमारा इसके ऊपर होगा, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसको अगर हम हटा दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा।
तीसरा हमारा यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 2 कार्बन के ऊपर, यहाँ पे जो 2 कार्बन की चेन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। चौथा यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके ऊपर पूरा यहाँ पे एक पॉइंट लिखा होगा। लास्ट में यहाँ पे दो पॉइंट और होंगे, एक अमीन ग्रुप के ऊपर और एक लास्ट में यहाँ पे एक बल्कि जो ग्रुप अटैच हुआ पड़ा है उसके ऊपर। तो बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो आपकी एरोमेटिक रिंग है, बोले तो एराइल जो रिंग है यहाँ पे, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या बोले तो क्यों ये ज़रूरी होती है। तो लिखा है कि एराइल रिंग इज एसेंशियल फॉर एंटागोनाइजिंग एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पे एराइल ग्रुप तो यहाँ पे होना ही चाहिए अगर आपने बीटा ब्लॉकर को बनाना है। या फिनाइल रिंग को ले लो या नेफेल रिंग को ले लो या बोले तो किसी भी और रिंग को ले लो, लेकिन वहाँ पे एरोमेटिक रिंग होनी ही चाहिए। क्लियर हुआ। दूसरा लिखा है कि इफ़ नेफेल रिंग रिप्लेस्ड बाय सिंगल फिनाइल रिंग सो ड्रग बिकम सेलेक्टिव, यानी कि यहाँ पे देखिए आप देखेंगे 2 रिंग यहाँ पे अटैच हुई पड़ी हैं। अगर इसको हटा करके सिंपली अगर हम एक बेंजीन के रिंग इस तरीके से यहाँ पे दिखाएं और तब OCH2 को यहाँ पे अटैच करें तो जो हमारी ड्रग है ना वो सेलेक्टिव बन जाती है। सेलेक्टिव कहने का मतलब है यानी कि वो जो हमारे दोनों रिसेप्टर्स थे बीटा 1 और बीटा 2 वो दोनों को बाइंड नहीं करेगी या तो दोनों को ब्लॉक नहीं करेगी, वो किसी एक को ही ब्लॉक करेगी, या तो बीटा 1 को ही ब्लॉक करेगी या बीटा 2 को ही ब्लॉक करेगी। एग्जाम्पल इसके हमारी एटेनोल है, बिसोप्रोलोल है, मेटोप्रोलोल है। तो उनके स्ट्रक्चर में यहाँ पे 2 फिनाइल रिंग नहीं है बल्कि सिंपली एक ही यहाँ पे रिंग अटैच हुई पड़ी है। जैसे देखोगे आपकी बेंजीन रिंग है, OCH2 ग्रुप है और यहाँ पे CH CH2 और अमीन ग्रुप है और यहाँ पे फर्दर भी एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हुआ पड़ा है। तो आपने फोकस यहाँ पे करना है कि अगर एक ही फिनाइल रिंग है तो हमारी ड्रग जो है वो सेलेक्टिव हो जाएगी, वो किसी एक ही रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, बीटा 1 को ही या बीटा 2 को ही। अगर हमारी ड्रग के अंदर यहाँ पे 2 रिंग हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रोपेनोलोल के अंदर 2 रिंग है, या बोले तो इसके एग्जाम्पल के और बताएं, जैसे कि यहाँ पे लेबोटोलोल के अंदर 2 रिंग होती हैं, कार्बिडिलोल के अंदर 2 रिंग होती हैं। तो ये जो सारी ड्रग होती हैं हमारी वो बीटा 1 बीटा 2 दोनों को ही ब्लॉक कर सकती हैं, बोले तो वो नॉन सेलेक्टिव होती हैं। तो क्लियर हो गया क्या है इसकी इंपॉर्टेंस। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे पॉइंट बना करके लिखना होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। दूसरा जो पॉइंट है वो आपने बताना होगा एराइल ऑक्सी ग्रुप के ऊपर। ये जो OCH2 जो ग्रुप है जिसके मैंने आपको बताया था कि पहले इस तरीके से हमारी ड्रग डेवलप की गई थी और फर्दर उसमें चेंजेस करके हमारे एक बीच में ग्रुप जोड़ा जैसे ही तो एंटागोनाइजिंग जो एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़रूरी है। तो सिंपली लिखा है कि एराइल ऑक्सी ग्रुप इंक्रीज एंटागोनाइजिंग एक्टिविटी एंड मेक ड्रग मोर पोटेंट, ये हमारी ड्रग को बहुत ज़्यादा पोटेंट बना देता है। एंड सो दोज बीटा ब्लॉकर विच कंटेन एराइल ऑक्सी ग्रुप आर मोर इफेक्टिव। तो ऐसी ड्रग जिसमें भी ये ग्रुप पाया जाएगा OCH2 ग्रुप तो वो मोर इफेक्टिव होंगी। अगर इसको हम हटा देंगे तो हमारी ड्रग की एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, या तो उसकी पोटेंसी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो क्लियर हो गया, सिंपली यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा पॉइंट है वो हमारे 2 कार्बन के बारे में। ये जो है कार्बन की एक चैन है छोटी सी जो कि अमीन ग्रुप से यहाँ पे अटैच है, एक अल्फा कार्बन एक हमारा बीटा कार्बन है। तो एक्चुअली में यहाँ पे 2 ही कार्बन है, मतलब जो चैन है ये, बाकी जो दूसरा ग्रुप है एक हमारा एक अलग ग्रुप है एराइल ऑक्सी ग्रुप, जिसका इससे कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पे बोले तो सिंपली तो 2 कार्बन साइड चैन इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पे 2 कार्बन की चैन होनी ही चाहिए। यहाँ पे आप सिंगल कार्बन भी नहीं रख सकते, यहाँ पे आप 3 कार्बन भी नहीं रख सकते, यहाँ पे 2 कार्बन ही होने चाहिए जो कि अमीन ग्रुप से अटैच होने चाहिए। अगर इनको हम चेंजेस करेंगे या बोले तो उनकी नंबर्स को बढ़ाएंगे बोले तो घटाएंगे तो एक्टिविटी पर भी असर पड़ेगा और वो भी कम या फिर ज़्यादा कम ही होगी, मतलब ज़्यादा नहीं कम ही होगी। तो ये जो है यहाँ पे 2 ही होने चाहिए। क्लियर हो गया। एक और यहाँ पे वो है OH ग्रुप। यहाँ पे आप देखो जो बीटा जो कार्बन है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ पड़ा है OH ग्रुप का। अब जितनी भी ड्रग है ना जो हमारे सिलेबस में दे रखी है यहाँ पे आप देखोगे सबके बारे में शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक की ड्रग के अंदर यहाँ OH ग्रुप आपको जरूर मिलेगा। OH ग्रुप काफ़ी नेसेसरी हो जाता है बीटा कार्बन पे एंड ये जो है एक्टिविटी में काफ़ी अपना रोल निभाता है। इस वजह से इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते किसी अदर ग्रुप से भी और न ही इसको हम हटा सकते हैं। तो ये है इसकी इंपॉर्टेंस लिखा है कि OH ग्रुप एट बीटा कार्बन इज नेसेसरी फॉर एक्टिविटी एंड इट कांट बी रिप्लेस्ड, दैट्स वाई इट प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ ऑल बीटा ब्लॉकर, और ये हर एक बीटा ब्लॉकर के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे आपने वो अमीन ग्रुप के बारे में बताना होगा। ये जो है यहाँ पे 5वां पॉइंट बनेगा अमीन ग्रुप के बारे में। तो अमीन ग्रुप भी सेम OH ग्रुप की तरह वो हर एक बीटा ब्लॉकर में प्रेजेंट ही होता है। अगर हम इसको हटा दें तो हमारी जो ड्रग है ना वो एक साथ इनएक्टिव हो जाएगी, मतलब कोई भी असर नहीं करेगी, वो हमारे रिसेप्टर्स को ब्लॉक ही नहीं करेगी। तो सिंपली लिखा है कि हेयर अमीन ग्रुप इज नेसेसरी फॉर एक्टिविटी एंड इफ अमीन ग्रुप रिमूव सो ड्रग बिकम इनएक्टिव। क्लियर हो गया। और इसके बाद देखिए लास्ट में एक और पॉइंट है, देखिए वो है वल्की एलिफेटिक ग्रुप के बारे में। यानी कि यहाँ पे एक और ग्रुप आप देखोगे जो कि आपका अमीन ग्रुप से एक वल्की एलिफेटिक ग्रुप, यानी कि एक कार्बन है, कार्बन से भी 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हुए पड़े हैं। तो यहाँ पे एक वल्की ग्रुप अटैच होता है और वो अटैच होना ही चाहिए, या तो वो सिंपली ये वाला हो सकता है, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप,
या यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ अगर हम उसको भी हटा दें और तीसरा सेम CH3 जोड़ दें तो उसको हम बोलते हैं टी ब्यूटाइल ग्रुप। तो यहाँ पर ये जो है अटैच होने ही चाहिए हर एक बीटा ब्लॉकर में। तो लिखा है कि इफ़ आइसोप्रोपाइल यानी कि यही जो सेम अभी मैंने आपको ग्रुप दिखाया वो, या टी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन अमीन ग्रुप, सो इट प्रोवाइड्स न्यूक्लियोफिलिसिटी टू अमीन ग्रुप। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, अमीन ग्रुप को जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी कहने का क्या मतलब है कि जो आपकी प्रोपेनोलोल है, आपकी जो ड्रग है बीटा ब्लॉकर, वो रिसेप्टर से बहुत अच्छे तरीके से बाइंड होंगी, यानी कि वो एफिनिटी को इंक्रीज़ करेंगी। एफिनिटी का मतलब होता है कि हमारी ड्रग रिसेप्टर से अच्छी तरीके से बाइंड होगी और अच्छी तरीके से इसको ब्लॉक करेगी। कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी को ही इन्हांस करता है। ठीक है, तो ये जो है इसकी इंपॉर्टेंस है और इसको हम हटा भी नहीं सकते। तो ये है सार ऑफ बीटा ब्लॉकर। आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे 6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स में आपके यहाँ पे 2 पेजेस इस तरीके से यहाँ पे भर चुके हैं और ये इतना इनफ होता है एग्जाम पेपर में। तो ये सिंपली अभी जो हमने कवर करा है वो अभी हमने देखा है कि बीटा ब्लॉकर होती क्या है, वो कितनी टाइप्स की होती हैं, उनके स्ट्रक्चर दोनों तरीके से हमने समझी है, एंड लास्ट में आपका सार हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। तो यही बताना था। नेक्स्ट में हम देखेंगे जो प्रोपेनोलोल है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग, उसकी सिंथेसिस, और बाकी जो सारे ड्रग है उनकी सिंथेसिस भी हम उसी में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।